एमए थर्ड सेमेस्टर इंटरनेशनल लॉ की क्लास में आज सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में जो आपने सुना होगा और जिसको मैंने आज ही अपलोड किया है अपने यूट्यूब पर, वो लेक्चर भी सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ से संबंधित था। 2 लेक्चर अभी तक मैंने अपलोड किया है अबाउट द सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो संभवतः आपने इस दोनों लेक्चर को सुना होगा और अंतर्राष्ट्रीय विधि का किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसकी वृद्धि हुई है, उस संदर्भ में स्रोतों का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है, ये आपने पढ़ा होगा अभी तक। आज इस वीडियो लेक्चर में थोड़ी सी हम आपसे बात करना चाहते थे about the evolution of international law in the 20th century। ये संभवतः एक छोटा सा एक विषय रह गया था जो रह गया था और जिसको मैं एड्रेस नहीं कर पाया था। अगर आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित आई हैड स्पोकन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ और 2-3 लेक्चर्स इसमें हमने दिए थे कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति हुई है प्रारंभिक समय से लेकर और आधुनिक समय तक। लेकिन 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि किस प्रकार से आगे बढ़ी है, किस प्रकार से इसमें ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा सा ये विषय रह गया था। तो कुछ बातें इसके ऊपर भी हम कर लेते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स विद रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि के उत्पत्ति में कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई या कौन कौन से मेजर लैंडमार्क्स हैं, उसके बारे में भी हमको जान लेना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है जो 19वीं शताब्दी में था, हालांकि 20वीं शताब्दी में नहीं, लेकिन 19वीं शताब्दी में था वो। दैट वाज द वियना कांग्रेस ऑफ 1815। 1815 की वियना कांग्रेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक कांग्रेस थी, सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित। और हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में, इन रीसेंट टाइम्स और इन मॉडर्न टाइम्स, ये एक सबसे महत्वपूर्ण ये सम्मेलन था, वियना कांग्रेस 1815 का। बहुत सारी इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर पहल की गई थी, बहुत सारे बातों पर डिस्कशन किया गया था। लेकिन जो वियना कांग्रेस का जो मूल योगदान माना जाता है इस 1815 में, वो था अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द लॉज ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, कूटनीति या राजनय के विषय में कानूनों की स्थापना को लेकर, विधियों की स्थापना को लेकर, विधियों की संरचना को लेकर ये कॉन्फ्रेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय 1815 में ये बात स्पष्ट उभर के आई थी कि जो प्राइमरी कंडीशन है, द प्राइमरी रिक्वायरमेंट among the various countries of the world was to have good conduct, was to have good relations among them। अर्थात आधुनिक काल की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का घटना चक्र है, उसमें एक बात ये देखने को मिली कि राष्ट्रों के पारस्परिक रूप से जो संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। रिलेशंस अमंग वेरियस स्टेट्स और अमंग वेरियस कंट्रीज दे वर नॉट वेरी गुड। और इसी वजह से एक टेंशन अंतर्राष्ट्रीय, उस समय की जो राजनीति थी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर से तात्पर्य है कि यूरोपीय स्तर पर हो, यूरोपियन लेवल पर हो, विभिन्न देशों के मध्य एक अविश्वास था, किसी प्रकार का एक समन्वय या एक तारतम्य देखने को नहीं मिलता था। और इस अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने के लिए ये वियना कांग्रेस बुलाई गई थी। और इस कांग्रेस का, जैसे हमने बताया, मूल विषय यही था कि सभी देशों को कुछ आधारभूत मान्यताओं को मान के चलना होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हो सकता था। यानी अगर कुछ आधारभूत अनुशासन को
या एक विश्वसनीयता को पारस्परिक संबंधों में स्थान नहीं दिया जाएगा, तो उस समय की राजनीति में ये ऐसा माना जाने लगा था कि वो राजनीति अस्त व्यस्त रहेगी। सो देयरफॉर द मेजर इशू दैट वाज at stake, that was on the negotiating table among the states, was that to lay down certain basic norms about the conduct of relations between and among nations of those times. इसलिए जो डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स थे, कुछ प्रोटोकॉल्स थे, कुछ आचार व्यवहार के नियम थे, दो देश जब आपस में इंटरैक्शन करेंगे या कई देश मिलकर आपस में किसी प्रकार का विचार विमर्श करेंगे, तो उसमें किस प्रकार की कूटनीतिक भाषा होनी चाहिए, किस प्रकार का एक कूटनीतिक वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार से उस वातावरण में शत्रुता को दूर रखना होगा, विवाद हो सकते थे, संशय हो सकता था, लेकिन विवादों को युद्ध में ना परिवर्तित होने दिया जाए, इस बात को भी ध्यान में रखा गया था। तो कई विषयों से संबंधित ये था, कई और भी विषय थे इसमें, लेकिन इसका ये मूल विषय यही था कि जो वियना कांग्रेस में जो जिस प्रकार की डिप्लोमेटिक एक रिलेशंस होना चाहिए, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होना चाहिए, डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ होना चाहिए, उसको क्रियान्वयन करना था, उसकी स्थापना करना था। अब देखिए, जो 1815 का वियना कांग्रेस था, इसी का बाद में एक एक्सटेंशन भी था, यानी उसका एक नया स्वरूप भी आया, यानी हम कह लें कि दैट वाज अनदर स्टेप इन द वियना कॉन्फ्रेंस, और वो था 1861 का। 1861 की जो वियना कांग्रेस थी, और उस 1861 की वियना कांग्रेस में स्पष्ट रूप से ही ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इम्यूनिटीज से ही संबंधित है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेट्स एंड कंसल्स, दिस वाज द मेजर इशू और द मेजर टॉपिक ऑफ द वियना कांग्रेस ऑफ 1861। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाता है, चाहे जासूसी को लेकर कोई बात कही जाती हो या एम्बेसीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की खबरें जो आती रही हैं समय समय पर, भारत में भी और पाकिस्तान में भी एक दूसरे के विरुद्ध दोनों देश नाराज हो जाते थे, अभी भी हो जाते हैं, बीच बीच में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। तो अर्थात ये सारी जो समस्याएं हैं, हमेशा 1861 का जो वियना जो कॉन्फ्रेंस थी ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑन इम्यूनिटीज़, है ना, इम्यूनिटीज़ ऑफ द डिप्लोमेट्स एंड काउंसिल्स, इस चीज़ से ये 1861 से गवर्न होते थे। इसलिए इसी का जो प्रारंभिक स्वरूप था 1815 में, ये पहली बार इन चीज़ों को उठाया गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण आता है वो है डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस 1856, अर्थात 1856 का पेरिस घोषणा, या शॉर्ट में हम कहते हैं द पेरिस डिक्लेरेशन ऑफ 1856। द पेरिस डिक्लेरेशन ऑफ 1856, 1856 की पेरिस उद्घोषणा। और इस उद्घोषणा में ये विशेष रूप से इस बात की उद्घोषणा थी युद्ध से संबंधित, अर्थात युद्ध के नियमों से संबंधित, युद्ध की मूलभूत बातों से संबंधित कुछ उद्घोषणाएं करी गई थीं। देखिए, 1815 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें दो देशों के मध्य कैसे शांति बनाए रखा जा सके, दो देशों या अधिक देशों के मध्य कैसे झगड़ों को दूर रखा जा सके, और साथ ही साथ जो राजनय या कूटनीति का जो गतिविधियां थीं राष्ट्रों के मध्य, उसको किस प्रकार से चलाया जाए। लेकिन जो 1856 का जो पेरिस घोषणा थी उसमें स्पष्ट रूप से युद्ध के संदर्भ में कहा गया था, और विशेष रूप से जो नेवल वॉरफेयर था, नेवल वॉरफेयर अर्थात जो समुद्री युद्ध था, क्योंकि उस समय बहुत सारे नेवल पावर्स थे, और बहुत सारे से तात्पर्य क्या है, जैसे इंग्लैंड था, फ्रांस था, स्पेन था, जर्मनी भी था कुछ हद तक, डच था जिसे हम कहते हैं नीदरलैंड्स था, यानी पुराना नाम इसका हॉलैंड था, उसी कंट्री का तो ग्रोशियस था, ग्रोशियस ने पुस्तक लिखी थी द लॉज ऑफ वॉर एंड पीस। तो 1856 की जो पेरिस घोषणा थी उसका मूल विषय यही था, उसका मूल विषय था युद्ध से संबंधित बातों को सिस्टमेटाइज करना या उसको सुव्यवस्थित करना। एक छोटा सा उदाहरण ये है कि जब वो
जब वो समुद्री युद्ध के बारे में बात करता है तो उसमें ये बात स्पष्ट है, लिखी गई है कि राज्यों को यह अधिकार होगा युद्ध के दौरान कि शत्रु देश के जहाज़ों को, युद्धपोतों को डुबो सके। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर इट वॉज द इनहेरेंट राइट ऑफ द नेशंस टू अटैक द अपोनेंट्स शिप्स और वेसल्स एंड टू सबमर्ज देम। उनको डुबो देने का अधिकार था अपने शत्रुओं के जहाज़ों को। लेकिन उसमें यह बात भी साथ में दी गई है कि आप शिप को तो डुबो सकते हैं, जलपोतों को तो आप डुबो सकते हैं, यह आपका अधिकार है, लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं, नागरिक हैं या जो सैनिक हैं, उनको आप नहीं डुबोएंगे, उनको आप नहीं मारेंगे। आप उनको वॉर कैप्टिव्स की तरह से आप बंदी बना लीजिएगा, आप उनको युद्ध बंधक बना लीजिएगा, युद्ध बंदी बना लीजिए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यू अरेस्ट देम, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू किल देम। यानी युद्ध में भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर को दिखाया जाना चाहिए या ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर को अपनाया जाना चाहिए। एक मानवीय चेहरा होना चाहिए युद्ध के दौरान भी। वॉर डज नॉट मीन दैट यू अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ अनवांटेड एटीट्यूड। और ये कहा भी गया है जेनेवा कन्वेंशन जो 1949 का, उसमें तो ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो युद्धबंदी होंगे या जो कोई शिप डूब रहा होगा, उसके जो नाविक होंगे या जो दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज होगा, उसका जो रैकेज होगा या नागरिकों की जो बस्तियां होंगी, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। जो शिप डूब रहा होगा उसके नाविकों को बचाने का प्रयास किया जाएगा। आप शिप को डुबो लीजिए, लेकिन आप उसके नाविकों को या सैनिकों को आप नहीं मारेंगे जब तक वो स्वयं अटैक ना करते रहें। इसलिए जो 1856 का जो डिक्लेरेशन है पेरिस का, इसमें युद्ध के संदर्भ में बात करी गई है। और ये बहुत बड़े बड़े डिक्लेरेशन से है ना, बहुत समय लग जाएगा, इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट द रूल्स ऑफ द वॉर वर फ्रेम्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस और इन दिस डिक्लेरेशन। और इसमें घोषणा करी गई थी कि युद्ध में भी मानवीय स्वरूप या मानवीय चेहरा होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड होना चाहिए अमंग द बेलिजरेंट स्टेट्स। ये दूसरा ये डेवलपमेंट था। तीसरा जो डेवलपमेंट है दैट वाज अबाउट द 1864 जिनेवा कन्वेंशन। 1864 का जिनेवा कन्वेंशन था और इस जिनेवा कन्वेंशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण जिनेवा कन्वेंशन था और ये कन्वेंशन पहली बार ही इस तरह का आया था अपने आप में, क्योंकि इसने कहा था कि युद्ध के दौरान जो लोग हताहत हो गए हैं या घायल हो गए हैं, उन घायलों या हताहतों की, यानी जो लोग मर गए हैं या जो लोग घायल हो गए या लोग जो बीमार पड़ गए हैं, उनकी सेवा करी जानी चाहिए, उनको बचाया जाना चाहिए, उनको उचित उपचार दिया जाना चाहिए बाय द थर्ड पार्टी, बाय द न्यूट्रल पार्टी। अर्थात दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो वो दोनों तो जाएंगे नहीं बचाने के लिए एक दूसरे को। तो इसमें कौन बचाएगा? जो आप कह लीजिए जैसे रेड क्रॉस है या स्काउट्स एक और ऑर्गेनाइजेशन है या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस प्रकार के जो वैश्विक संगठन हैं जो चिकित्सा से, राहत कार्यों से जो संबंधित हैं, सेवा से संबंधित हैं, उन लोगों को वॉर के समय में राहत काम करने का उनको अलाउ किया जाएगा, उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, उनका अधिकार होगा और उन पर कोई अटैक नहीं करेगा। इसलिए चूंकि पहली कॉन्फ्रेंस थी इस तरह की 1864 वाली, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा तो रूल्स फ्रेम नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी पहली बार इस इशू को एड्रेस किया गया इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। फिर उसके बाद दो कॉन्फ्रेंसेस और आती हैं, 1899 की और 1907 की, 1899 एंड 1907। ये दो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस थी जो हेग कॉन्फ्रेंसेस के नाम से जानी जाती है। हेग, इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस का उद्देश्य क्या था? युद्ध से संबंधित, वंस अगेन द वॉर, द इशू ऑफ वॉर, जो हमने बताया अभी 1856 का था, लेकिन वो उससे भी आगे बढ़कर 1899 और उससे भी आगे बढ़कर 1907 का 1907 का ये दोनों कॉन्फ्रेंसेस थी। और इस कॉन्फ्रेंस में इस बात को
हाईलाइट किया गया था, इस पर बल दिया गया था कि एरियल वॉरफेयर को लेकर, एरियल वॉरफेयर अर्थात हवाई युद्ध किस प्रकार का होगा। उस समय तक हवाई जहाज़ों का आविष्कार हो चुका था और युद्धों में हवाई जहाज़ का प्रयोग भी शुरू होने की एकदम बात, आरंभिक वो चरण था। हालांकि हवाई जहाज़ का पूरी तरीके से प्रयोग तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला जर्मनी के द्वारा, और बाद में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें तो और भी ज़्यादा एयरफोर्स की भूमिका देखने को मिली। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि जो वायु जो होगा, वायुसेना होगी, एयरफोर्स होगी, वो रेसिडेंशियल एरिया पर नागरिकों की बस्ती पर हमला नहीं करेगी। Those areas will be out of bound for the air force। पहली बात। दूसरी बात, वायुसेना के माध्यम से, हवाई अटैक के माध्यम से इस प्रकार का अटैक नहीं होगा कि जिससे बहुत व्यापक विध्वंस फैले। बहुत ही वास्ट स्केल पर अगर डिस्ट्रक्शन होगा, that will not be considered to be as a part of war। इसलिए हवाई जहाज के माध्यम से या एयरफोर्स के माध्यम से जो भी हमला किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा, वो आक्रमण भी मर्यादित होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए और घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। घातक हथियार से तात्पर्य है एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। ये हेग कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया था। इसलिए, और आप जानते हैं ये बात की कॉन्फ्रेंसेस में भी बात की भी अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो भी से संबंधित जो सम्मेलन हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, सब जगह इस बारे में बात करी गई है और बार बार इसके संदर्भ में निर्णय लिए गए हैं, लेकिन विशेष कुछ हुआ नहीं अभी तक। लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंसेस थी। इसके अलावा और भी युद्ध के संदर्भ में भी और भी पक्ष उठाए गए थे। तो ये दोनों कॉन्फ्रेंसेस का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर उसके बाद जो अगली बात आती है वो है उसे हम कहते हैं लीग ऑफ नेशंस की, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग सभा की स्थापना 1919 में। 1919 में आप जानते हैं वर्साई ट्रीटी हुई थी, उससे पहले पेरिस पीस ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी के द्वारा पेरिस शांति संधि जो 1919 में हुई थी, उस शांति संधि से ही प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था। एंड आफ्टर द सेसेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ट्रीटी ऑफ वर्साई जो इसी से जुड़ी हुई है और जिसका मुख्य सरोकार है विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। वर्साई पैलेस है। वर्साई क्या है? वर्साई इज अ पैलेस इन फ्रांस। पेरिस से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर होगा वर्साई। Versailles is a place, it is a small place, it is a small, you can say district or a small city फ्रांस में, और इसी शहर में, वर्साई शहर में एक बहुत भव्य, बहुत बड़ा राजमहल है, और उस राजमहल के नाम पर ही इसको वर्साई पैलेस कहा गया या वर्साई ट्रीटी कहा गया है। तो वर्साई ट्रीटी भी 1919 में हुई थी, जून 1919 में हुई थी, और इस ट्रीटी के द्वारा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करी गई थी। अब देखिए, जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी उसका मूल उद्देश्य यही था कि युद्धों को होने से रोका जाए, दैट द अकरेंस ऑफ द वॉर शुड बी अवॉइडेड। दिस वॉज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेरिस पीस ट्रीटी एज वेल एज द वर्साई ट्रीटी। और इसमें ये व्यवस्था करी गई थी और ये माना गया था कि दैट एन अटैक ऑन वन मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस शैल बी कंसिडर्ड टू बी एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। अर्थात लीग सभा के किसी एक सदस्य पर आक्रमण करने का तात्पर्य था कि पूरे लीग नेशंस पर ही आक्रमण माना जाएगा, और इसलिए किया गया था सो दैट द prospective or the unseen aggressor could be deterred। अर्थात जो आगे आने वाला कोई अगर आक्रमणकारी देश है उसके ऊपर किसी प्रकार का चेक लगाया जा सके, उसको डराया जा सके, उसको प्रेशर में रखा जा सके, यही इसका मूल उद्देश्य था। क्योंकि विभिन्न देशों ने अपने आचरण के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में जिस प्रकार से जर्मनी ने दूसरे देशों पर आक्रमण करना शुरू किया, अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया, चाहे वो इंग्लैंड हो,
चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे बेल्जियम हो, जितने जितने उसने अपने पड़ोसी राज्यों पर उसने आक्रमण करना शुरू किया, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि अब अगर किसी वैश्विक व्यवस्था में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई, कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया कि जो भविष्य में आने वाले आक्रामक देश हैं, आक्रमणकारी देश हैं, अगर उनको ऊपर भय नहीं अगर स्थापित किया गया पहले से, तो उनको आगे भी ऐसा मौका मिलता रहेगा। और देखिए मिला भी। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ, अगेन इट वॉज जर्मनी that started the second world war. In the same way, in the first world war, it was Germany. जब जर्मनी के राजकुमार की हत्या हो गई थी, तो जर्मनी ने आरोप लगाया अपने पड़ोसी राज्यों पर कि उसने जर्मनी के शासक की, राजकुमार की हत्या करी है, और इस तरह से जर्मनी को एक बहाना मिल गया अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का और उसको एक व्यापक युद्ध का स्वरूप देने के लिए। इसलिए जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, उस स्थापना में इसका बहुत प्रमुख यही मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन तीनों चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए लीग सभा की स्थापना करी जा रही है और सभी राष्ट्रों को इसमें अपना सहयोग देना होगा। तो शॉर्ट में लीग ऑफ नेशंस का ये मैंडेट था या ये उसका उद्देश्य था। हालांकि और भी बहुत सारे बातों पर बात हुई थी, इसमें बहुत सारी बातें शामिल करी गई हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो युद्ध एक बहुत बड़ा एक विषय रहा है 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। आप जानते हैं, यू नो इट वेरी वेल, both in the 19th and the 20th century, war has been a very, very big issue. And because war was at that time it has started manifesting in various ways. अलग अलग स्वरूपों में उसका स्वरूप सामने आने लगा था। और जैसे हम कहते हैं कि वो उसका सी वॉरफेयर सामने आने लगा था, सारे कंट्रीज़ आगे बढ़ रहे थे, लैंड वॉरफेयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे था, और साथ ही साथ एरियल वॉरफेयर की भी शुरुआत हो गई थी। इसलिए आप देखिए कि जितने भी हमने अभी तक डेवलपमेंट्स के बारे में बताए हैं, अधिकांश युद्ध से संबंधित 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये सम्मेलन हुए थे युद्ध का निराकरण करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही भय पैदा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर। लीग ऑफ नेशंस के बाद दूसरा अगला महत्वपूर्ण जो चरण आता है, उसे हम कहते हैं द ट्रीटी ऑफ लोकार्नो। द ट्रीटी ऑफ लोकार्नो 1925 का जो लोकार्नो जो संधि थी, इस संधि में वही यूरोपीय देश थे बहुत सारे, फ्रांस था, जर्मनी था, बेल्जियम था, है ना, हॉलैंड थे, ये कई सारे ऐसे राज्य थे, इंग्लैंड था, जिन्होंने लोकार्नो ट्रीटी नाम का ये संधि करी थी। इस ट्रीटी के माध्यम से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था, वो भी युद्ध से संबंधित था, और वो निर्णय ये था कि अब एक, जिसे आप कह लिए युद्ध के रूप में, युद्ध इसको दूसरी तरह समझ लीजिए कि अर्थात युद्ध किसी भी देश की एक पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दैट वॉर विल नॉट बी यूज्ड as a national policy of any country to settle disputes or to settle scores with other countries. अर्थात किसी भी देश के द्वारा युद्ध को एक हथकंडे की तरह से, एक उपकरण की तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी देश के द्वारा, अर्थात यूरोप के किसी भी देश के द्वारा, और ख़ास तौर से जो सिग्नेटरी स्टेट्स थे, जो फ्रांस था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, बेल्जियम था, है ना, और भी जो देश थे उस समय लोकार्नो ट्रीटी में जो शामिल हुए थे, उन लोगों ने आपस में संधि किया था कि हमारे जो आपस के जो विवाद हैं, जो आप कह लिए मतभेद हैं, उन विवादों और मतभेदों को हम सुलझाने के लिए युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। अर्थात युद्ध हमारे देश की रणनीति की तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा हमारे देश के द्वारा। इसलिए देयर वॉज अ वेरी स्पेसिफिक डिक्लेरेशन, not declaration, but there was a very important landmark treaty that war henceforth will be renounced by all the signatory states as a war instrument. अर्थात एक बहुत बड़ी संधि करी गई थी, उन्होंने इससे स्पष्ट इस बात की घोषणा किया, हस्ताक्षर किए कि अब से हम युद्ध को अपनी राष्ट्र की एक नीति के रूप में, उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने मतभेदों को, विवादों को सुलझाने के लिए जो दूसरे देशों के साथ हैं। और ये 1925 की ये लोकार्नो ट्रीटी थी। तो इसलिए इसने बहुत बड़ा, आप कह लीजिए कि एक कदम बढ़ाया
जो लीग ऑफ नेशंस का जो एक प्रतिज्ञा था, जिसे हम कहते हैं द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, अर्थात लीग सभा का जो एक शपथ पत्र था, प्रतिज्ञा पत्र था, उसे कोवेनेंट को हम कहते हैं प्रतिज्ञा पत्र, है ना। तो प्रतिज्ञा पत्र या उसकी संविदा भी कहते हैं। संविदा क्या है? व्हाट इज कोवेनेंट? कोवेनेंट इज समथिंग ऑल्सो लाइक अ प्रॉमिस, लाइक अ लीगल प्रॉमिस दैट यू प्रॉमिस not to resort to violence, not to resort to war in order to solve any of your disputes with your opponents। तो अर्थात अपने विरोधियों के साथ आप युद्ध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय ये प्रथा सी बन गई थी विभिन्न देशों के मध्य, यानी जो शक्तिशाली देश थे, चाहे फ्रांस कीजिए, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, है ना, चाहे स्पेन हो, ये सारे देश दे वर वेरी पावरफुल, और उनके पास इतना सामर्थ्य था कि वो कम शक्तिशाली देशों को या अशक्त देशों को या तटस्थ देशों पर आक्रमण कर सकते थे, उनकी स्वतंत्रता को वो विनष्ट कर सकते थे। दे हैड द पावर टू डिस्ट्रॉय और टू एटलीस्ट अटैक एंड क्रिपल द लेस पावरफुल कंट्रीज और यू कैन से द न्यूट्रल स्टेट्स। देयरफॉर इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ 1925। और 3 साल बाद एक और भी हुआ था, और जिसे हम कहते हैं केलॉग-ब्रियां पैक्ट। द केलॉग-ब्रियां पैक्ट, केलॉग KELLOGG, केलॉग-ब्रियां पैक्ट, ब्रियां BRIAND, ब्रांड, अंग्रेजी में तो ब्रांड कहेंगे, BRIAND ब्रांड। तो ब्रांड का कोई मतलब नहीं है। केलॉग-ब्रियां, इसमें जो ब्रियां है एस्ट्राइड ब्रांड है ना, एस्ट्राइड ब्रियां, एस्ट्राइड ASTRIDE, एस्ट्राइड ब्रांड BRIAND, एस्ट्राइड ब्रांड या एस्ट्राइड ब्रियां जो हम कहेंगे। ही वॉज अ फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम, वो फ्रांस के वो विदेश मंत्री थे, और इनके द्वारा ये एक जो केलॉग जो ब्रियां जो पैक्ट था, इनके द्वारा ये एक पैक्ट किया गया, आपस में समझौता किया गया, और समझौते में भी फ्रांस था, जर्मनी था, इंग्लैंड थे, ये जो महत्वपूर्ण जो शक्तिशाली देश थे, उन्होंने एक बार पुनः इस बात को आप कह लीजिए कि दोहराया कि वो किसी भी प्रकार से शक्ति का सहारा नहीं लेंगे। दैट टू रिजॉल्व एनी डिफरेंस or any dispute among themselves, they are not going to use violence, they are not going to use force against their adversary states। अपने विरोधी राज्यों के साथ किसी भी प्रकार से वो शक्ति का सहारा नहीं लेंगे, सेना का सहारा नहीं लेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि एक सरचार्ज वो एटमॉस्फेयर हो गया था, और इसलिए वो एक थोड़ा सा खतरा उत्पन्न हो रहा था। ऐसी उस समय की जो यूरोपीय राजनीतिक परिस्थितियां बन गई थीं, जो यूरोपियन पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस थी उस तरह की बन गई थी, यानी खतरा उत्पन्न हो रहा था एक दूसरे से ही, और इसीलिए बार बार ये 1925 और 1928 का ये जो केलॉग-ब्रियां पैक्ट था, उसने इसी बात को निर्मूल करने के लिए, इसको ओबिएट करने के लिए इस प्रकार का उसने ये एक आपके लिए कदम उठाया। लेकिन ना केलॉग-ब्रियां पैक्ट काम में आया, ना लोकार्नो ट्रीटी काम में आई। 1925 और 1928 ये दोनों जो कदम उठाए गए, दे डूड नॉट प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल बिकॉज देयर वॉज इंटेंस, यू कैन से, डिस्ट्रस्ट अमंग नेशंस। इतना होने के बाद भी जो आपस में मतभेद थे, आपस में जो एक आप कह लीजिए संशय था एक दूसरे को लेकर, जैसे समय भारत और चीन के मध्य बड़ा संशय है। इंडिया थिंक्स, एंड मे बी राइटली most of the times, that China is amassing its more powers to terrorize, to pressurize India, and maybe if an opportunity exists also to attack India। तो भारत हमेशा ही चीन को लेकर सतर्क रहता है, और बहुत पहले से 62 के बाद से ये भारत की सतर्कता बिल्कुल हमेशा हाई अलर्ट पर रही है। द सेम इज विद रिगार्ड टू चाइना vis-a-vis इंडिया। चीन भी भारत के संदर्भ में यही सोचता है कि भारत अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहा है चीन के विरुद्ध। और क्यों सोचता है? क्योंकि पहले कहता है कि आपने तो पहले दलाई लामा को अपने यहाँ बुला लिया, शेल्टर दे दिया, और दलाई लामा हमारे विरुद्ध कुछ ना कुछ विष वमन करता रहता है, जहर उगलता रहता है। दलाई लामा वो हमारा शत्रु है, वो देशद्रोही है, इसलिए पहले आप उसको जब तक वापस नहीं करेंगे तो भारत और चीन के संदर्भ के संबंध कभी अब नॉर्मल नहीं होने वाले हैं,
सामान्य नहीं होगा। तो इसलिए चीन ने कंडीशन लगा दिया, अनलेस एंड अनटिल दलाई लामा इज रिटर्न्ड और एक्स्ट्राडाइटेड टू चाइना देयर वोंट बी अ लास्टिंग पीस बिटवीन द टू कंट्रीज। और साथ ही साथ चीन को ये भी अब तो खतरा हो गया कि जब से दौलत बेग ओल्डी रोड भारत ने बना दिया है, लेह से लेकर पूरा दौलत बेग ओल्डी से आगे निकलकर काराकोरम जो रेंज है, जहाँ से चीन का वन बेल्ट वन रोड पास होता है या सीपेक कॉरिडोर पास होता है और पाकिस्तान में जाता है, भारत ने पूरा ये सड़क वहाँ तक बना ली है। तब से तो चीन का और भी शक और संशय बढ़ गया है भारत के ऊपर। तो कहने का तात्पर्य जो जितने ज़्यादा शक बने रहेंगे, संशय बना रहेगा, मिसट्रस्ट रहेगा, लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तब तक इस प्रकार के चाहे कोई संधि हो, चाहे कोई समझौता हो, बहुत दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं। और ये बात 1925 और 1928 में के होने के बाद भी ये चीज़ें काम नहीं आई। और इस बात को और भी देखने को मिलता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1928 के बाद, तो कोई ज़्यादा 1928 से लेकर 1939 के बीच में कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क नहीं आया विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल लॉ। और क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल राइज ऑफ जर्मनी आफ्टर 1936। 7-8 साल बाद तो जर्मनी बिल्कुल अपने असली तेवर में आने लगा और जर्मनी ने इस बात के संकेत देना शुरू भी कर दिया था कि जर्मनी वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। और वो प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी का जो अपमान हुआ था, जो बार बार कहता था कि जर्मन नेशन का और जो जर्मन पीपल थे उनका जो ये अपमान हुआ है उसको कदापि भूल नहीं पाएगा। और इसलिए जिस तरह से वो तेज़ी से आगे काम बढ़ा रहा था सेना का और बाकी अपने हथियारों का, उससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलने लगे थे। इसलिए 1928 के बाद जो लोकार्नो ये जो केलॉग-ब्रिया पैक्ट था, उसके बाद ये धीरे धीरे फेल हो गए। 2-3 साल में इन दोनों चीज़ की असफलता सामने आने लगी और उसके 4-5 साल के अंदर हिटलर का असेंडेंस आता है जर्मनी में, और 2 साल के बाद वो धीरे धीरे अपने असली स्वरूप में आने लगता है। एंड thereafter द सिचुएशन टर्न टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के लिए फिर वो स्थिति तैयार होने लगी। तो केलॉग-ब्रिया पैक्ट से लेकर 1939 के बीच में कोई भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आप कह लिए कि विधि को लेकर कोई बहुत बड़ा कोई लैंडमार्क डेवलपमेंट नहीं आया। बट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यू नो इट वेरी वेल कि दैट द यूनाइटेड नेशंस वॉज एस्टैब्लिश्ड। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पश्चात जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, उसी कॉन्फ्रेंस के बाद ही दैट वाज द लास्ट कॉन्फ्रेंस बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और इस कॉन्फ्रेंस के स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक नया दौर शुरू हो गया। यू कैन से अ न्यू एरा